अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। और अगर सक्सेसफुली अंग्रेजी बोलनी है तो बी बैंकर से क्लासेस करके सीखनी ही पड़ेंगी, है ना। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी में वाक्य बनाने के काम आने वाले हैं ये। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं तो भाई वेलकम टू बी बैंकर, और जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए तो आपको जरूर पता लग जाए, आपसे कोई क्लास मिस ना हो जाए। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है फॉर। अब फॉर के बारे में मैं आपको जो बताऊं वो ये है कि आप कोई भी हिंदी वाक्य अगर बोल रहे हैं जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि, इस कारण से, लिए या के लिए, मतलब क्योंकि, इस कारण से, लिए या के लिए, इन चारों शब्दों में से या पेयर ऑफ वर्ड्स कह लीजिए, इनमें से अगर आप कुछ भी अपने आप जो वाक्य बोलने जा रहे हैं उसमें आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसको ट्रांसलेट जब आप करेंगे, यानी कि हिंदी वाले को अंग्रेजी में कन्वर्ट जब आप करेंगे, आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा शब्द है दैट इज फॉर। इसका करेंगे इस्तेमाल। जैसे मैंने रिया के लिए कुछ चॉकलेट खरीदे। मैंने रिया के लिए कुछ चॉकलेट खरीदे। आई बॉट सम चॉकलेट्स फॉर रिया। के लिए का इस्तेमाल हुआ यहां पर, इसीलिए इस वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट जब हमने किया हिंदी से तो हमने फॉर का इस्तेमाल कर लिया। मैंने रिया के लिए कुछ चॉकलेट खरीदे। आई बॉट सम चॉकलेट्स फॉर रिया। बढ़ते हैं आगे। लड़की ने मदद मांगी। लड़की ने मदद मांगी। अब देखिए यहां पर ना किसी कारण से का इस्तेमाल हो रहा है ना। इस वाक्य की जो मंशा है ना, इस वाक्य का जो एसेंस है, इस वाक्य का जो अर्थ है वो है किसी कारण से। अब लड़की ने मदद मांगी तो शौक थोड़ी ना है लड़की को मदद मांगने का, उसके पास कोई कारण होगा तो उसने मदद मांगी। यहां पर किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? किसी कारण से। द गर्ल आस्क्ड फॉर हेल्प, तो यहां पर फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? वाक्य में हिंदी वाला जो वाक्य है उसका जो अर्थ है वो किसी कारण से निकल करके आ रहा है, तो अनुवाद करते वक्त क्या हो जाएगा? द गर्ल आस्क्ड फॉर हेल्प। ऐसे मैं बता दूं, अनुवाद शब्द का अर्थ होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वह पुस्तकालय जाता है क्योंकि वह पढ़ना पसंद करता है। वह पुस्तकालय जाता है क्योंकि वह पढ़ना पसंद करता है। He goes to library for he loves to read। जी हाँ, क्योंकि के जगह पर भी फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी स्टैंडर्ड आपकी भाषा लगने वाली है अगर आप क्योंकि के जगह पर जिस वाक्य में दरकार है वहां पर आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन आपकी लैंग्वेज लगने वाली है। वह पुस्तकालय जाता है क्योंकि वह पढ़ना पसंद करता है। He goes to library for he loves to read। बढ़ते हैं आगे। फॉर जो है प्रेपोजिशन भी है। फॉर के बारे में थोड़ी और जानकारी एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, है ना, ताकि फॉर को जब आप इस्तेमाल करें तो आप हिचकिचाएं नहीं। समझ रहे हैं बात को? हिचकिचाएं नहीं। फॉर जो है प्रेपोजिशन है और कंजंक्शन भी है, ठीक है। प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। फॉर प्रेपोजिशन के लिए इस्तेमाल होता है जब लिए या के लिए के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, राइट? आ रही है बात समझ में? फॉर अगर किसी वाक्य में लिए या के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लीजिए फॉर जो है यहां पर किसका गेटअप लिया है? फॉर ने प्रेपोजिशन का। क्योंकि के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो कंजंक्शन का, राइट? तो ये आप यूजेज तो मैंने आपको बता ही दिए, अर्थ मैंने आपको बता ही दिए। उससे थोड़ी सी और ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए मैंने आपको ये जो ट्रिक है ये भी बता दी कि आपको अब समझ आ जाएगा वाक्य में देख करके कि प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है कि कंजंक्शन का यूज हो रहा है, क्योंकि एक शब्द फॉर दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो रहा है। तो अब कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स।
मैंने रिया के लिए कुछ चॉकलेट खरीदे। आई बॉट सम चॉकलेट्स फॉर रिया। ये एग्जाम्पल में हमने प्रपोजिशन के तुरंत बाद यहाँ पर नाउन आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप मतलब आपको समझ में आएगा कि आप वाक्य में इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने कैसे पहचाना इसको, राइट? कैसे पहचाना? यहाँ पर प्रपोजिशन के तुरंत बाद जो है वो नाउन आता है, ये हम सबको पता है, राइट? तो फॉर के बाद तुरंत क्या आया? रिया आया। रिया क्या है? रिया नाउन है। तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आ गया। ये वाला जो रूल है वो इस वाक्य में लग गया। तो यहां पर हमें क्या समझ आया? फॉर कैसे इस्तेमाल हो रहा है? फॉर यहां पर प्रेपोजिशन के जैसे इस्तेमाल हो रहा है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे पास है एंड। AND, जिसको पढ़ते हैं एंड, और इसका जो अर्थ होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और के तौर पर ये इस्तेमाल होता है ना? ज्यादा यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एंड जो है वो और की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे उसे पढ़ना और लिखना पसंद है। दो चीजों के बीच में, दो चीजों को हमने एंड को लगा के जोड़ दिया, ठीक? उसे पढ़ना और लिखना पसंद है। शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। She likes to read and write. आ गई बात समझ में? मेरे पास एक कुत्ता और 2 तोते हैं। हो सकते हैं ना भाई, पेट एनिमल्स रखते हैं लोग, है ना? एक कुत्ता है, 2 तोते हैं। I have 1 dog and 2 parrots. I have 1 dog and 2 parrots. वह हॉकी और फुटबॉल खेलता है। एक इंसान है जो 2 गेम खेल ही सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना? तो वो क्या क्या खेलता है? हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। ये बात बताने के लिए क्या करेंगे? वह हॉकी और फुटबॉल खेलता है। बहुत आम सा वाक्य है, इसका अनुवाद हो जाएगा ही प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल। अगला शब्द है नॉर। NOR, इसको पढ़ते हैं नॉर, और ये न के तौर पर इस्तेमाल होता है वाक्य में। कैसे इस्तेमाल होता है चलिए आगे बताती हूं। मैं वहां नहीं जाती और न ही वह जाती है। मैं वहां नहीं जाती और न ही वह जाती है। कहते हैं ना, इस तरीके का वाक्य इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप जब इस तरीके के वाक्यों को आप ट्रांसलेट करने वाले हैं तो आप नॉर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? I don't go there nor she goes. I don't go there nor she goes. न तो वह और न ही मैं शतरंज खेलता हूं। न तो वह और न ही मैं शतरंज खेलता हूं। Neither he nor I play chess. यहां पर भी न के जगह पर इस्तेमाल हुआ। Neither he nor I play chess. वह न सेब पसंद करती है और न ही आम। तो क्या पसंद करती है? पता नहीं। फिलहाल उदाहरण के तौर पर वह न सेब पसंद करती है और न ही आम। She doesn't like apples nor mangoes. She doesn't like apples nor mangoes. बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारे पास but. BUT, but पढ़ते हैं इसको। इसका इस्तेमाल होता है लेकिन के तौर पर। कैसे इस्तेमाल होता है? लेकिन के तौर पर। उसने पहले कोशिश की लेकिन उसने हौसला छोड़ दिया। उसने पहले कोशिश की लेकिन हौसला छोड़ दिया। He tried at first but he gave up. He tried at first but he gave up. बढ़ते हैं आगे। मैं खाना बनाना चाहता था लेकिन सब्जियां नहीं थी। जी हां, मैं खाना बनाना चाहता था लेकिन, है ना, पॉज ले रहे हैं, लेकिन सब्जियां नहीं थी। I wanted to cook but there were no vegetables. I wanted to cook but there were no vegetables. मेरे दादाजी 85 साल के हैं लेकिन वह अभी भी रोज 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। मेरे दादाजी 85 यानी कि 85
साल के हैं लेकिन वह अभी भी रोज 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। माई ग्रैंडफादर, और प्यार से बुलाएं तो माई ग्रैंडपा इज 85 बट ही स्टिल रन्स 2 किलोमीटर डेली। चलिए अगला शब्द हमारे पास है और। OR, और इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है या। वह पुणे या नासिक में रहता है। आपको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, आपको 2 ऑप्शंस पता है, आपने दोनों दे दिए, या तो ये या तो इस तरीके वाले हिसाब है यहाँ पर। वह पुणे या नासिक में रहता है। ही लिव्स इन पुणे और नासिक। वह पुणे या नासिक में रहता है। ही लिव्स इन पुणे और नासिक। मैं खरीदारी करने जाऊंगा या आराम करूंगा। आई विल गो शॉपिंग और आई टेक रेस्ट। मैं खरीदारी करने जाऊंगा या आराम करूंगा, मतलब इन दोनों के अलावा कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज करेंगे, है ना। आई विल गो शॉपिंग और आई टेक रेस्ट। आप क्या चाय पसंद करेंगे या कॉफी? दोनों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। क्या आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? What would you like, tea or coffee? What would you like, tea or coffee? अगला शब्द है yet। YET पढ़ते हैं इसको yet, जिसका इस्तेमाल होता है अभी तक, फिर भी और लेकिन के तौर पर। इन तीनों के ही जगह पर इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली वाक्यों के ऊपर डिपेंड करता है किस लहजे से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क येट। आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क येट। वह तेजी से भागा, फिर भी वह आखिरी में आया। वह तेजी से भागा, फिर भी वह आखिरी में आया। He ran fast, yet he came in last. He ran fast, yet he came in last. रिया ने बहुत पढ़ाई की, फिर भी वह पास नहीं हुई। रिया ने बहुत पढ़ाई की, लेकिन फिर भी वह पास नहीं हुई। रिया स्टडीड अ लॉट, येट शी डिडंट पास। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है सो। SO पढ़ते हैं इसको सो। इसका इस्तेमाल इसलिए के तौर पर होता है। कैसे होता है? इसलिए। जब भी किसी वाक्य में कहना हो इसलिए, आप इस्तेमाल करेंगे सो। रानी ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, इसलिए वह सफल होगी। रानी ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, इसलिए वह सफल होगी। रानी हैज स्टडीड हार्ड, सो शी विल बी सक्सेसफुल। रानी हैज स्टडीड हार्ड, सो शी विल बी सक्सेसफुल। मेरा भाई बहुत स्मार्ट है, इसलिए हर कोई उसे पसंद करता है। मेरा भाई बहुत स्मार्ट है, इसलिए हर कोई उसे पसंद करता है। माई ब्रदर इज वेरी स्मार्ट, सो एवरीबडी लाइक्स हिम। माई ब्रदर इज वेरी स्मार्ट, सो एवरीबडी लाइक्स हिम। वह बीमार था, इसलिए वह डॉक्टर के पास गया। वह बीमार था, इसलिए वह डॉक्टर के पास गया। He was ill, so he went to see a doctor. He was ill, so he went to see a doctor. अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो so के बाद जो है पहले वाले वाक्य को सपोर्ट करता हुआ आर्ग्यूमेंट आ रहा है, उसको रीजन आ रहा है। वो बीमार था इसलिए डॉक्टर के पास गया, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने एक नई कार खरीदनी है। क्यों खरीदनी है? इसका सपोर्ट आया क्योंकि उसने अपनी पुरानी कार बेच दी है। उसे एक नई कार खरीदनी है क्योंकि उसने अपनी पुरानी कार बेच दी है। He has to buy a new car for he sold his old car. उसे एक नई कार खरीदनी है क्योंकि उसने अपनी पुरानी कार बेच दी है। He has to buy a new car for he sold his old car. क्लियर हो गई बात? तो चलिए आज हमने सीख लिए ये वाला, हमने जो आज वर्ड सीखे उसके लिए ये वाला होमवर्क है।
अब आप क्या करेंगे बताइए मुझे। ये जो वाक्य है जो मैंने आपको अभी कराया कि उसे एक नई कार खरीदनी है क्योंकि उसने अपनी पुरानी कार बेच दी है। He has to buy a new car for he sold his old car। अब इस वाक्य को जरा गौर से देखिए और शुरुआत में मैंने आपको फॉर का इस्तेमाल बताया था, जरा उसको याद करिए। फॉर का इस्तेमाल मैंने आपको दो तरीके से बताया, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों के तौर पर। अब इस वाक्य को जरा ध्यान से देख करके समझ करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल कंजंक्शन के तौर पर हो रहा है या प्रीपोजिशन के तौर पर हो रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए, इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ गई। जब क्लास समझ आ ही गई, पसंद, अच्छा हाँ, होमवर्क दिया है, ठीक है। होमवर्क कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है फॉर यहाँ पर, जल्दी से बताइए। क्लास पसंद आ गई है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही अगर घर बैठे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, तो आपको करना होगा टेलीग्राम पर मैसेज कि मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, और इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही किताबों को मिला करके आप सीख सकते हैं बेहतरीन अंग्रेजी बिल्कुल घर बैठे। वाक्य बनाना सीख जाएंगे, वर्ड सीख जाएंगे, टेंसेस सीख जाएंगे एंड मेनी मोर, सारा कुछ सीख जाएंगे। यकीन मानिए, बस टेलीग्राम पर मंगवा लीजिए इन दोनों कोर्सेज को अपने लिए। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? टेलीग्राम क्या अपना ऐप ओपन करेंगे, जहां पर आप लिखेंगे बी बैंकर, जहां पर सबसे पहला सर्च आपको मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। बस वही वाले चैनल को कर लेना है ज्वाइन। मेरा नाम लिखा हुआ चैनल दिखे तो समझ लीजिएगा गलत चैनल है, मेरे नाम से कोई चैनल नहीं है। आपको मेरी क्लासेस, ई बुक्स, नोट्स, पीडीएफ जो भी चाहिए आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन पर ही दी जाएंगी। आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आप ऑफिशियल पेज पर ही आएंगे, जहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मिल सकती है हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स। इसके अलावा और भी जो हमारी ई बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, उन सब के बारे में अपडेट्स। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी किसी भी पेड कोर्स को, जो कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। इन तीनों में से कोई भी कोर्स आपको करनी हो, बस करना आपको ये होगा कि आपको टेलीग्राम पर मैसेज लिख करके भेजना होगा कि भाई मुझे स्पोकन इंग्लिश की पेड कोर्स करनी है, ग्रामर की पेड कोर्स करनी है, रीडिंग की पेड कोर्स करनी है। तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया जाएगा कि आपने एडमिशन कैसे लेनी है, आपको क्लासेस में क्या क्या दिया जाएगा और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये सारी डिटेल्स आप पता कर लें और फटाफट से ज्वाइन कर लें। और इनकेस फ्री कोर्स करनी है, इसकी डिटेल्स मैं आगे बता ही चुकी हूँ, उसका जवाब भी टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो चलिए भाई, आप आज के क्लास के होमवर्क का आंसर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।